निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पेपर में आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम महिला सशक्तिकरण की जो पिछले व्याख्यान में आपने अवधारणा परिचय में जाना था कि महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, महिला की स्थिति को समाज के संदर्भ में हम कैसे देखें, तो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में इस बात का उल्लेख है कि विद्यार्थी इस बात से अवगत हो सकें कि प्राचीन भारत में महिला की स्थिति कैसी थी, मध्यकाल में कैसी थी और आधुनिक भारत में कैसी है। इन पूरे स्थिति क्रम में आप समझ सकेंगे कि महिला सशक्तिकरण की स्थिति को हम कितना प्राप्त कर पाए, हमारा अतीत कैसा था, समाज की दशाएं कैसी थीं। तो इस पूरे व्याख्यान की जो श्रृंखला है, इसमें आप साथ में जुड़े रहिए, तभी आप पाठ्यक्रम को ठीक तरीके से समझ सकेंगे। तो आज व्याख्यान की श्रृंखला में भाग 2 के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में जो पुरातात्विक खोजें हुई, उनसे हमारी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान हमें बहुत पुराने समय से मिलता है। और वैदिक साहित्य के बारे में आप यह भी जानते होंगे कि दुनिया में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में ऋग्वेद का जो साहित्य है, वैदिक साहित्य में, उसको दुनिया के प्राचीनतम लिखित साहित्य स्रोत में गिना है। तो देखिए, जो हमारे देश में उत्खनन से पुरातात्विक जो खोजें हुई थी, उनमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता का जो संज्ञान हमें प्राप्त हुआ, यद्यपि उसमें जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उनसे हमें यह समझ में अवश्य आता है कि महिलाओं की स्थिति को कैसे समझा जा सके। तो आज आप यही समझ सकेंगे कि हमारे देश में प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। इसके बाद वैदिक युग का जो समय है, उसे इतिहासकार 1500 से 600 बीसी मतलब ईसा के पूर्व का समय मानते हैं। और फिर इसके बाद उत्तर वैदिक युग जो है वो उस काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय है। तो इस समय में जो साहित्य लिखा गया, यानी जो वैदिक साहित्य था, इसको समझने के लिए अलग अलग जो ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, इनमें किस तरह से समाज का चित्रण मिलता है। और फिर जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें स्मृतियां जो लिखी गई, उनने समाज के नियमों को किस तरह से परिभाषित किया, इसके आधार पर हम यह समझ सकेंगे कि भारतीय प्राचीन समाज में महिला की स्थिति क्या थी। तो आइए अब हम महिलाओं की स्थिति को क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में आपने जाना था कि महिला अपने निर्णय को ले सके, संसाधनों तक पहुंच बना सके, इसके लिए उसका हर एक स्तर पर मजबूत होना जरूरी है। यानी शिक्षित भी होना चाहिए, उसकी समाज में भूमिकाएं जो हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी कैसी होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में वो कैसे अवसरों को प्राप्त कर सकती है, राजनीति में भी उसका स्थान जो है यदि आगे आएगा तो समाज में नीति नियंत्रण में काफी कुछ महिलाओं की दिशा में परिवर्तन आ सकता है। तो इन सारी स्थितियों में हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो है महिलाओं की
अगर हम बात करें पहले तो शैक्षिक स्थिति कैसी थी, आप यह समझ सकते हैं। जैसे हम अभी देखते हैं कि जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं और जब हम आज़ादी के समय भारत की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय तो महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी। धीरे-धीरे हमने अब जाके नामांकन में वृद्धि की है। तो क्या प्राचीन भारत में महिलाएं शिक्षित थीं? यह प्रश्न हमारे मन में पैदा होना चाहिए। तो उपलब्ध जो वैदिक साहित्य है, जो भी लिखित साहित्य स्रोत हैं, उनमें इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन भारत में शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा मूल्य था जिसमें उसका आधार, जैसे जैसे कि आज आप लोग जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी शिक्षा में कुछ इस तरह का समावेश हो कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। तो पहले जो शिक्षा थी उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था आत्म उन्नति, यानी हमारा उत्थान होना चाहिए। विचारों में हमें कुछ इस तरह के संकल्पवान हम बने, समाज के बारे में हमें समझ मिले और इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि हम लोकोपकार भी कर सकें और अपनी आत्मोन्नति कर सकें। तो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो धन कमाना नहीं था। तो और सबसे ज्यादा अच्छा दान यदि किसी से पूछा जाए कि कौन सा था उस समय में, तो विद्या दान सबसे बड़ा दान माना जाता था। स्वाध्याय पर वही बल दिया जाता था। तो जो साहित्य है उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि महिलाएं भी पुरुषों के समान शिक्षित होती थीं। ये आप लोग जो टीवी में सीरियल देखते हैं या आप एक कल्पना करते हैं कि कैसा भारतीय समाज था, गुरुकुल होते थे, तो उसमें कहीं कोई महिला नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लिखित साहित्य स्रोत हैं उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि महिलाओं के लिए पृथक गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। 5 वर्ष के बाद महिलाएं शिक्षा लेने के लिए जाती थीं। उनको पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं भी होती थीं और जो महिला शिक्षित होती थी उसके भी शिक्षित महिला के भी कुछ नाम होते थे, जैसे ब्रह्मवादिनी और सदोटाहा। तो ये जो ब्रह्मवादिनी थी ये आजीवन नीति शास्त्र, धर्म, ज्ञान इस तरह की दिशा में काम करती थी। बहुत ज्यादा इनका जो चिंतन मनन और इनका कार्य था वो ज्ञान के नए नए उसको प्राप्त करना, स्रोतों तक पहुंच बनाना और ज्ञानार्जन करके अपने उसका विकास करना। लेकिन जो दूसरी थी वो सद्दो दाहा, ये जो पद था ये उन महिलाओं के लिए प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता था जो विवाह की पूर्व, यानी जो 16 वर्ष की अवस्था तक लगभग पढ़ाई कर लेती थी। इसके बाद ये आगे के क्रम में अध्ययन को जारी नहीं रखती थी, बल्कि उस शिक्षा के आधार पर अपने घर में स्वाध्याय का तो चूंकि मूल्य ही था समाज में कि आप अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय को सबसे बड़ा गुरु भी माना गया। तो इस तरह से अध्ययन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था कि किसी आयु विशेष तक ही शिक्षित हुआ जाए, लेकिन इस तरह से पदों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि महिलाएं शिक्षित होती थी और उनकी शिक्षा के स्तर के आधार पर उन्हें पहचाना जाता था। जो कला महिलाओं को जीवन में किस तरह की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए इसके बारे में भी बड़ा अलग अलग जो साहित्य है उसमें उल्लेख मिलता है। जैसे कामसूत्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महिलाओं को 64 कलाओं में निपुणता हासिल थी। उसमें गीत भी था, संगीत भी था, चित्रकला भी था, वाद्य यंत्र, ये सब कुछ उनको आता था। यानी इन अलग अलग विधाओं में महिलाएं शिक्षित होती थी, निपुण होती थी। और ये जो महिलाओं को पढ़ाने के लिए आचार्य बनती थी उनको आचार्य या उपाध्याय कहते थे। इसके अलावा यदि हम इस बात का जो आधार देखें कि कैसे हम ये समझें कि महिलाएं उस समय में उच्च शिक्षित थी, तो जो वैदिक मंत्र हैं उनको ऋचाएं कहते हैं। वेदों की जो ऋचाएं हैं वो लिखी गई, तो लिखी गई उनमें पुरुषों ने लिखी, महिलाओं ने लिखी। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के नाम से वेदों का लेखक आपको नहीं पढ़ने मिलेगा, लेकिन उसमें जो मंत्र लिखे गए हैं वो उनकी रचना करने में महिलाओं की भागीदारी भी थी समाज में। और ऋग्वेद में ऐसी 21 महिलाओं का उल्लेख मिलता है। आप उनके नाम, आप चूंकि आपका प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित परीक्षा पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है, इसलिए आपको अध्ययन सामग्री में इन सब बातों पर ध्यान देना होगा।
आगे हम जब प्रश्न के चिंतन करेंगे कि आज के व्याख्यान में हमने क्या जाना, तब इनमें से ही कुछ नामों को आपसे पूछा जा सकेगा। तो ये जो 21 ऋषिकाएं थीं, श्रद्धा कामायनी, शची, पैलोमी, सार्परागी, यमी, वैवस्वती, देवजामया, इंद्रमातरः, इंद्राणी, शश्वती, अंगिरसी, रोमसा, ब्रह्मवादिनी, गोधा, ऋषिका, उर्वशी, सूर्या सावित्री। ये सूर्या सावित्री का नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो अभी भी हम विवाह के समय में मंत्र पढ़ते ना, जो 7 फेरे लेते हैं, उसमें एक पहले फेरे में क्या, दूसरे, ये सूर्या सावित्री के द्वारा लिखित वो विधान, वो मंत्र हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अदिति, दाक्षायणी, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्ववारा, ब्रह्मजाया, शर्मा, यमी, इस तरह के जो नाम हैं, ये वो नाम हैं जिन्होंने जो है मंत्र लिखे। और बृहदारण्यक उपनिषद में 2 विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी और दूसरा विदुषी एक महिला गार्गी। तो विद्यार्थियों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद का उल्लेख आया तो कैसे ज्ञान उस समय में महत्वपूर्ण था, इसके बारे में आप देखिए। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। पहले समय में क्या होता था कि चूंकि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, तो जो ज्ञान देता था उसका स्थान भी समाज में ऊंचा होता था। तो राजा महाराजा बहुत सारा दान देते थे। किनको? जो गुरु होते थे, जो ज्ञान देते थे, ऋषि होते थे, उनको। तो कई सारी गाय जिसको बोलते हैं, गौ का संरक्षण करना, चूंकि खेती उस पर आधारित थी, इसलिए बहुत अच्छा माना जाता था। और हमारे शास्त्रों में गाय को हम बड़े आदर्श के रूप में भी मानते हैं। इसके साथ साथ में धन धान्य से बहुत सारा दान मिलता था। तो चूंकि जो अवस्था थी, आश्रम व्यवस्था, उसमें व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम जो 25 वर्ष है वो संन्यास लेकर वन में चला जाता था। वानप्रस्थी होके फिर संन्यास ग्रहण करता था। 50 साल गृहस्थाश्रम में, फिर 25 साल वानप्रस्थी, फिर संन्यास। तो जब जो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, इनके मन में विचार आया कि हमें वानप्रस्थी होके अब समाज के लिए कुछ करना है, फिर संन्यास लेना है। उन्होंने अपनी पत्नियों को बुलाया। किसको बुलाया? मैत्रेयी को बुलाया और साथ में कात्यायनी को बुलाया। और उनसे कहा कि अब ये जो धन धान्य है, जो भी है संपदा, इसको आधा आधा आप बांट लो, क्योंकि मैं तो वनगमन कर रहा हूँ। तो कात्यायनी घर गृहस्थी में ज्यादा रुचि लेती थी, लेकिन मैत्रेयी का दिमाग पूरे समय मन ज्ञान में लगा रहता था। तो उन्होंने कहा कि जब इतनी महत्वपूर्ण वस्तुएं छोड़कर आप वन को जा सकते हैं, तो फिर इसका मतलब इनसे भी ऊपर कोई चीज है। इनसे ऊपर चीज है मतलब आपको कुछ और लक्ष्य होगा। वो लक्ष्य इन धन संपदा से भी ऊपर है। तो मुझे भी वही प्राप्त करना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसका मतलब समझ में आया कि ज्ञान को सर्वोच्च माना गया और महिलाओं की भी रुचि हुआ करती थी। तो इस कहानी के माध्यम से हमको यह समझ में आया कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह रुचि लेती थीं कि हमें ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य निर्मित करना चाहिए। विद्यार्थियों, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल आया, तो उसमें स्मृति युग काल में जो है महिलाओं को वेद अध्ययन पर रोक लगा दी गई, शिक्षा से वंचित करने का क्रम शुरू हो गया। तो स्थिति में थोड़ी गिरावट आने लगी। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति में हम देखते हैं कि वैदिक युग में महिलाओं को, माने पुत्री को भी सम्मान से पिता के गृह में पूरा अधिकार प्राप्त था, भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था। और जो पत्नी थी वो पति की अर्धांगिनी होती थी, उसको पति के जीवित रहते पूरा अधिकार प्राप्त होता था। अब देखिए, उस समय में विवाह भी कई तरह के होते थे। जो विद्यार्थी कला संकाय से हैं और समाजशास्त्र विषय यदि उन्होंने पढ़ा होगा, तो उन्हें यह मालूम होगा कि उस समय प्राचीन भारत में विवाह के अलग अलग स्वरूप थे। उसमें जो ब्राह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये जो विवाह थे, इसमें क्या होता था कि 7 फेरे और विधिवत तरीके से, माने माता पिता की उपस्थिति में उनकी आज्ञा से विवाह संपन्न होते थे। और कुछ विवाह इस तरह से होते थे जैसे युद्ध में हारे हुए लोगों की महिलाओं को उठा लेना,
सोई हुई महिला को उठा लेना या स्वेच्छा से विवाह करना। तो असुर विवाह, राक्षस विवाह, गांधार विवाह जो स्वयं की मर्जी से करते थे। अब इन दोनों ही विवाह के अगर हम अलग अलग स्वरूप देखें, एक स्वरूप वो जिसमें माता पिता की मर्जी से और माने ऋषि पंडित की उपस्थिति में परंपरागत तरीके से विवाह संपन्न होता है। ऐसे विवाह को करने वाली स्त्री यदि संतानहीन मर जाती है तो उसकी जो संपत्ति है वो किसको मिलेगी? उसके पति को मिलेगी। लेकिन यदि जो असुर विवाह, राक्षस विवाह या स्वयं की मर्जी से किया जाने वाला गंधर्व विवाह था, उससे अगर वो पत्नी अगर मर जाती है तो फिर संतानहीन है यदि वो, तो उसका जो धन है वो स्त्री के माता पिता को मिलेगा। तो कुछ इस तरह के नियम बनाए गए थे कि कैसे धन का उत्तराधिकार हो। और जो महिलाओं के जो व्यवसाय थे, लेकिन इस बात का थोड़ा सा उस समाज में देखने मिलता है कि उन्हें बहुत बड़े उच्च स्तर के व्यवसाय वो नहीं करती थी। वो सामान्य रूप से उन वाले कार्यों को करती थी जिनको वो स्वाभाविक तरीके से घर की भूमिकाओं के साथ कर सकें। जैसे रजकी, चर्मकारी, वेणुजीवनी, ये जो नाम है ये घर के समानांतर काम करते करते भूमिकाओं के साथ साथ वो कुछ दूसरे काम कर लेती थी, हल्के फुल्के, पर बहुत बड़े स्तर के आर्थिक कार्यों में संलग्न होने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जो है वो महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होने लगी, क्योंकि उनको सारा सब कुछ पति की इच्छा के ऊपर निर्भर होने लगा। यानी अगर आपके पास जो संपत्ति, महिला के पास जो संपत्ति है, तो उसका विक्रय करना है या उस स्वतंत्रता पूर्वक उसका उपभोग करना है, तो वह भी उसे अपने जो भी पुरुष साथी हैं, पति हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी मर्जी से ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से स्थिति उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति कमजोर होने लगी। अब हम सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। तो सामाजिक स्थिति का हम पता कैसे करेंगे? तो देखिए, किसी भी सामाजिक संरचना में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात होती है उस समाज के मूल्य क्या हैं, और दूसरा है उन मूल्यों को प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। तो देखिए, मूल्य हमारे समाज के लक्ष्य होते हैं जिनको हमें प्राप्त करना होता है। प्राचीन भारत में जो मूल्य थे वो, उसमें स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। क्यों? क्योंकि यह माना गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिला का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, और स्त्रियों का हमेशा रक्षा करना चाहिए स्त्रियों की। और स्त्री और पुरुष मिलकर ही किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आगे आप समझेंगे कि यदि किसी धार्मिक कार्य को भी संपन्न करना होता था तो अकेला पुरुष नहीं कर सकता था यज्ञ कर्म, उसके साथ महिला का होना जरूरी होता था, तभी उसे अपने जो फल थे जिनके लिए वो इस लक्षित किया गया है यज्ञ कर्म, उनका फल प्राप्त हो सकेगा। इस तरह के विधान समाज में प्रचलित थे। तो महिलाओं को घर में बड़ा सम्मान मिलता था और समाज में भी सम्मान मिलता था। उस समय महिलाएं, चूंकि उनको बराबर की सहभागिता करने का अधिकार था, तो आप खुद विचार करिए कि जब महिला को पूरा अधिकार प्राप्त होगा तो वो घर की क्या होगी? स्वामिनी होगी, क्योंकि वो अपने कार्य, घर के, परिवार की भूमिकाओं में निर्णय भी ले सकेगी। तो इस तरह से वो घर की स्वामिनी होगी। और इस बात के लिए लोगों को समझाया जाता था कि यदि कन्या है तो वह भी पूजनीय है, और जब वो विवाहिता होगी तो उसे घर में बराबर आदर मिलना चाहिए, और वो अपनी बात रख सकती है। तो मतलब पर्दा प्रथा नहीं थी, अपनी मर्जी से विवाह का जो है कन्या चयन भी कर सकती थी वर का, यह भी था। और इसके अलावा माता पिता भी योग्य व्यक्ति देखकर कन्या का विवाह कर सकते थे। महिलाएं बराबर से हर क्षेत्र में पुरुष की समान भागीदारी करने के लिए स्वतंत्र थीं। इसके बाद बहुत छोटी उम्र में विवाह नहीं होता था, इसका मतलब उन्हें शिक्षा लेने का अवसर प्राप्त हो जाता था। वो कई तरह के प्रशिक्षण, जैसा कि अभी हमने पूर्व में कहा आपसे कि उन्हें कई 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता था।
तो जब कोई महिला अपने जीवन में शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए अवसर प्राप्त कर सकेगी, उसके लिए आवश्यक है कि उसके विवाह की आयु भी बहुत छोटे अवस्था में कर देंगे तो उसकी भूमिकाएं बदल जाएंगी। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति समाज में काफी अच्छी थी। अब देखिए, हर एक जो व्यवस्था है उसमें अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों के संतुलन से ही सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। तो विद्यार्थियों, भूमिकाओं में महिला से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो परिवार में कुछ इस तरह से व्यवहार करे कि न केवल पति, बल्कि सास, ससुर, घर में रहने वाले अन्य सदस्य, यहाँ तक कि सेवक भी, एक ऐसा वातावरण हो जिसमें कि सबको खुशहाली प्राप्त हो सके। तो उसे क्या करना होगा फिर इसके लिए? तो उसको भोजन उत्तम तरीके का बनाना होगा, स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनना होंगे ताकि एक अच्छा उसके उपस्थिति से अच्छा महसूस हो कि महिला अपने कार्यों में मन लगाकर काम कर रही है। और जो उसका खाली समय है उसमें वो ताना बाना लगा के वस्त्र बुनती थी। और घर के लिए बाकी के जो प्रबंध हैं वो सारे भूमिकाओं को निभाने के लिए अपेक्षा की गई थी कि महिलाएं इस तरह का काम करें। कुछ उस समाज में यदि अब देखिए, महिला की स्थिति में कभी महिला बीमार भी हो सकती है, विधवा भी हो सकती है, और दूसरे और कोई अवस्थाएं भी हो सकती हैं, वृद्ध महिला हो सकती है। एक महिला के जीवन में कई अवसर आते हैं और उसके हिसाब से उसकी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन होने के साथ उसकी भूमिकाओं में भी परिवर्तन होता है। तो अपेक्षित भूमिकाओं के एक फ्रेमवर्क में ही हम महिला को नहीं समझ सकते कि वो हमेशा इसी तरह से करे। तो उसकी अलग अलग जो स्थितियां हैं उनमें इस तरह के मूल्य थे समाज में कि अगर कन्या है, अगर कोई गर्भवती महिला है, वृद्धा है या रोगग्रस्त है, तो ऐसी महिला को किसी भी कार्यक्रम में, जैसे सार्वजनिक उत्सव में, कहीं निमंत्रण में जाने में, कोई यज्ञ कर्म में, कहीं भी उसको पहले भोजन दे दो, उसका विशेष ध्यान रखो ताकि उसे किसी तरह की असुविधा ना मिले। और साथ साथ में देखिए कितना उन्नत समाज रहा होगा उस समय का, आप कल्पना करिए। इस व्याख्यान को सुनते सुनते आप इस बात के लिए एक चित्र दिमाग में बनाइए कि कैसा समाज था खुला, कि उसमें अगर कोई महिला निसंतान है तो देखिए नियोग की प्रथा समाज में स्वीकार्य थी। नियोग का मतलब क्या होता है? नियुक्त पति। नियुक्त पति के माध्यम से संतान प्राप्त करने का अधिकार महिला को था। इसके साथ साथ में महिला पुनर्विवाह भी कर सकती थी, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे गए थे। जैसे स्मृति ग्रंथ ये कहते हैं कि पति की मृत्यु हो जाने पे, या फिर विदेश चला गया है पति, या संन्यास ले लिया है उसने, या फिर वो अपने पतित आचरण वाला है, कुछ इस तरह से नपुंसक है, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में महिला पुनर्विवाह भी कर सकती थी। तो तात्पर्य यह है कि समाज में खुलापन था, महिलाओं को विशेष अधिकार सुविधाएं भी प्राप्त थीं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की। तो अभी तक हमने यह जाना कि समाज में महिला शिक्षित हो सकती थी, परिवार में उसको सम्मान प्राप्त था, समाज में भागीदारी कर सकती थी, अवसरों की समानता थी। तो फिर राजनीतिक स्थिति में भी कुछ ऐसे स्थान महिला को मिलना चाहिए। उस समय साहित्य में क्या मिलता है इस पर हम जरा गौर करें। तो देखिए, जो भी साहित्य हमें प्राप्त हुआ अध्ययन के लिए, उसमें इस बात का हवाला मिलता है कि महिलाओं का भी यज्ञोपवीत होता था, महिलाएं भी शिक्षित होती थीं, महिलाएं भी सिंहासन पर बैठती थीं, और चूंकि अर्धांगिनी थी महिला तो पति का आधा हिस्सा है वो, तो यदि पुरुष किसी राजपद पर है तो उसके साथ महिला का भी पद होता था। जब वो सिंहासन पर बैठती थी तो उसका भी महाभिषेक होता था, और उसको जो सम्मान सूचक शब्द था उसमें महिषी नाम से, पट्ट महादेवी नाम से एक वैधानिक स्थिति के रूप में उसे जो है वो प्रस्तुत किया जाता था। यानी महिला को एक विशेष सम्मानीय पद प्राप्त हो गया। तो
तात्पर्य यह है कि महिला प्रबंध के हर क्षेत्र में भागीदार है। अब देखिए, वो घर में भी प्रबंध कर सकती है और यदि उसे शासन में भी कोई पद मिलता है तो वहां भी वो अपने दायित्व को निभा सकती है। तो समान अधिकार प्राप्त होने की उस समय व्यवस्था थी। पातंजलि और जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक भी स्त्रियों को शासन प्रबंध में उचित स्थान अधिकार प्राप्त था। अभी हम ईसा पूर्व 600 तक की बात कर रहे थे वैदिक साहित्य की, लेकिन उत्तर वैदिक काल की, लेकिन उसके बाद स्मृति ग्रंथ फिर उसके आगे तक का जो समय है उसमें भी हम ये पाते हैं कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होता था। इस पूरे विवरण को आप बहुत अधिक पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। जैसे आप अल्तेकर की पुस्तक है, A.S. अल्तेकर की पोजीशन ऑफ वुमन इन हिंदू सिविलाइजेशन, उसका अध्ययन करें। एक जो संदर्भ के लिए मैंने अध्ययन किया आपको उपलब्ध हो तो आप अवश्य पढ़ें, डॉक्टर भारती आर्य की पुस्तक स्मृतियों में नारी और P.N. प्रभु की पुस्तक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन पुस्तकों में आप इसकी व्याख्या को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आज के व्याख्यान में आपने क्या समझा, इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो अब आप विचार करिए, महिलाओं के साथ समान व्यवहार होता था, महिलाओं का सम्मान होता था, परिवार में महिलाएं निर्णय लेने में स्वतंत्र थीं, या इन तीनों में से कोई एक या सभी? तो आप यह भली भांति समझ सके होंगे व्याख्यान के माध्यम से कि महिलाओं के साथ वैदिक युग में प्राचीन भारत में समान अवसर अधिकार प्राप्त होने का उल्लेख उपलब्ध साहित्य स्रोतों में प्राप्त होता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में इन चारों विकल्प में चौथा विकल्प यानी इन तीनों बातें सही हैं, इसलिए हम उत्तर क्या समझेंगे इसका? उक्त सभी आधार स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। अब जो 21 महिलाओं के नाम हमने व्याख्यान के दौरान आपको बताए थे, वे महिलाएं थीं जिन्होंने क्या किया था? वेदों की ऋचाएं लिखी थीं, यानी विदुषी महिलाएं थीं जिन्होंने बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करके अपने ज्ञान का परिमार्जन किया था। तो वैदिक युग की महान जो महिलाएं हैं, इनमें से गार्गी थी, मैत्रेयी थी, घोषा थी, उक्त सभी। अब देखिए, आप अध्ययन करें, जाके एक बात सर्च करें कि तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय किसने लिखा है। अब आप खुद सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि किस महिला के द्वारा लिखा गया है। तो अभी ये जब हम बात कर रहे हैं कि वैदिक युग की प्रमुख महिला कौन थी, तो ये सभी महिलाएं वैदिक युग में विदुषी महिलाएं थीं, गार्गी भी, मैत्रेयी भी, घोषा भी। अब देखिए, हमने अध्ययन के दौरान ये पाया और आपको व्याख्यान में यह भली भांति समझ में आया होगा कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें स्मृति युग में नियम कठोर हो गए थे समाज के। सामाजिक संरचना की जो बात हमने आपसे की कि समाज में मूल्य होते हैं, आदर्श नियम होते हैं, तो मूल्य तो वही था कि स्त्रियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जो साधन है, जो तरीके हैं, उनमें कठोरता आने लगी। तो जो कठोरता आने लगी तो फिर क्या हुआ, उससे महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू होने लगी और उनकी चूंकि अधिकार सुविधाएं प्रतिबंधित होने लगी, तो स्थिति में गिरावट होने के दूसरे प्रमाण भी समाज में सामने आने लगे। बाल विवाह शुरू हो गया। ऐसा मूल्य विकसित किया गया कि जो सती होगी पुरुष के साथ, वो सम्मान प्राप्त करेगी, उसे स्वर्ग में भी मतलब सुख प्राप्त होगा। तो ऐसे मूल्यों के आधार पे समाज में नियम कठोर होने लगे। तो उत्तर वैदिक युग में फिर से हम चौथा ऑप्शन जो है उक्त सभी, इस पर जाएंगे और ये समझेंगे कि वैदिक युग से उत्तर वैदिक युग आते आते महिला की स्थिति में गिरावट आने लगी। अब अगले व्याख्यान में जब हम
जाएंगे तो मध्यकाल में फिर कैसे समाज ने प्रतिबंध लागू किए, इनके बारे में आप समझ सकेंगे और फिर हम आधुनिक भारत के क्रम में आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इन पूरी व्याख्यान श्रृंखला में जुड़े रहिए, तभी आप प्रश्नों को, वैकल्पिक प्रश्नों के भी उत्तर अच्छे से दे सकेंगे। और अधिक अध्ययन के लिए जिन संदर्भ पुस्तकों का हमने हवाला दिया है उनका अध्ययन कीजिए। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।